सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9th की ऑनलाइन क्लास में हमारे सामाजिक विज्ञान के इतिहास के भाग से है ना, हमारे सामाजिक विज्ञान के इतिहास से खंड 1 में घटनाएं और प्रक्रियाएं, अध्याय 1 है और फ्रांसीसी क्रांति, इसका अध्ययन करेंगे। अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु। सन 1774 में बूर्बो राजवंश का लुई 16, ये 16 है ना, 10, 5 और 1, 16 फ्रांस की गद्दी पर बैठा। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज में 3 हिस्से पादरी, कुलीन और साधारण वर्ग में बटा था। पादरी वर्ग जो चर्च से संबंधित, कुलीन वर्ग पैसे वाले लोगों से और जनसाधारण यानी आम लोग, 3 वर्गों में बांटा गया था। केवल तीसरे स्टेट जनसाधारण वर्ग के लोग ही शासक को कर चुकाते थे, है ना, क्योंकि ये धार्मिक वर्ग आ गया। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग अपने वर्चस्व के कारण टैक्स नहीं देते थे। केवल टैक्स किससे वसूला जाता था? कर जनसाधारण वर्ग से। लुई 16वें ने 5 मई 1990 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की एक बैठक बुलाई। 14 जुलाई 1990 को सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। सम्राट की निरंकुश शक्तियों के प्रतीक बास्तिल किले को लोगों ने ढहा दिया था, यानी वहाँ का जो सम्राट था वह निरंकुश था, लोगों के ऊपर अत्याचार करता था। प्रजा के विद्रोह के बाद लुई 16वें ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी तथा अपनी सत्ता पर संविधान के अंकुश को स्वीकार कर लिया। सन 1791 में संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दे दिया। फ्रांस का संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। 18वीं शताब्दी में अधिकांश पुरुष व महिलाएं पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उस समय महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। यानी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वो किसी प्रकार का कोई समाचार पत्र वगैरह पढ़ नहीं पाते थे। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। दोनों देश है, प्रशा और ऑस्ट्रिया। 21 सितंबर 1992 को कन्वेंशन ने फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया, यानी एक स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसी के साथ राजतंत्र का अंत हो गया। अब क्या हो गया? लोकतंत्र हो गया। लुई 16वें को 21 जनवरी 1993 में देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई। फ्रांस में 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका डायरेक्टरी को राजनीतिक अस्थिरता में सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भी सक्रिय भूमिका रही। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। दास व्यापार यह था कि लोगों को दास बनाकर उन्हें बंदी बनाकर एक देश से दूसरे देश तक भेजा जाता था। सन 1794 ईस्वी में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून बना दिया, यानी दासत्व से लोगों को क्या कर दिया? मुक्त कर दिया गया। फ्रांसीसी उपनिवेश में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन सन 1848 में किया गया। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन ने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए तथा दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल को एक समान प्रणाली बताया। स्वतंत्रता एवं जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है। जनवादी का मतलब होता है लोगों के समर्थन में बनाए गए कानून। भारत के टीपू सुल्तान एवं राजा राम मोहन राय ने फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा ली। अब पाठ के सारांश के आधार पर हम इन प्रश्न उत्तर को देखेंगे। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? सन 1790
ईस्वी में हुई फ्रांस की क्रांति इतिहास की एक प्रमुख घटना थी। इस क्रांति में के समय फ्रांस में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दशा की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी, यानी वहाँ पे ये सारी स्थितियाँ खराब थी। अंततः फ्रांस ने निरंकुश राजतंत्र के अंत करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, यानी क्रांति शुरू क्यों हुई फ्रांस में। इसका सबसे पहला राजनीतिक कारण, फ्रांस के शासक स्वेच्छाचारी और निरंकुश थे, यानी जो राजा की इच्छा पड़ती वही करते और निरंकुश का मतलब उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई पाबंदी नहीं थी। वे राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। अंत में वे प्रजा के सुख दुख, हित अहित की चिंता नहीं करके अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते थे, यानी वे निरंकुश थे, केवल अपनी ताकत पर ही विश्वास रखते थे। वे जनता पर नए कर लगाते, कर का मतलब टैक्स लगाते थे, और कर के रूप में वसूले गए धन को मनमाने ढंग से विलासिता के कार्यों में लगाते थे। लोग पैसा तो लोगों से लेते थे, लेकिन खर्च वो अपने ऊपर करते थे। संपूर्ण देश के लिए एक समान कानून व्यवस्था भी नहीं थी। इस प्रकार फ्रांस की जनता शासकों की निरंकुशता से बहुत परेशान थी, यानी जनता के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। अब देखेंगे हम आर्थिक कारण। फ्रांस द्वारा अनेक युद्धों में भाग लेने के कारण उसकी आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो चुकी थी। राज दरबार के शान शौकत एवं कुलीन वर्ग के व्यक्तियों की विलासितापूर्ण प्रियता के कारण साधारण जनता पर अनेक प्रकार के टैक्स या कर लगाए जाते थे और उनकी वसूली निर्दयतापूर्वक की जाती है, यानी लोगों को मार के और उनके ऊपर अत्याचार करके वो टैक्स की वसूली करते थे। फ्रांस में कुलीन वर्ग और पादरियों को कर वहन करने में समर्थ है, यानी वे कर नहीं देते थे। तो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग ये लोग टैक्स नहीं देते थे, परंतु उन्हें करों से मुक्त रखा गया है। वो समर्थ वहन तो करते थे, लेकिन ना वो दे सकते थे, लेकिन उन्हें उससे मुक्त रखा गया, वो नहीं देते थे। इस प्रकार दयनीय आर्थिक दशा में फ्रांस की क्रांति एक बड़ा कारण बनी, यानी लोगों में असंतोष था, इसलिए आर्थिक रूप से भी लोग सक्षम नहीं थे, इसलिए भी वह क्रांति का एक कारण बना। सामाजिक कारण, फ्रांस में क्रांति से पूर्व बहुत बड़ी सामाजिक असमानता थी। पादरी एवं कुलीन वर्ग के लोगों का जीवन बहुत विलासी था, यानी वो बहुत आराम से रहते थे, उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त थे। इसके विपरीत किसानों तथा मजदूरों को नारकीय, उनका जीवन कैसा था, नारकीय जीवन का मतलब बहुत निकृष्ट जीवन जी रहे थे। विभिन्न प्रकार के कर, बेगार के बोझ, यानी बेगार का मतलब होता है जबरदस्ती, इच्छा नहीं होने पर भी व्यक्ति से कार्य कराना बेगार प्रथा कहलाती है। समाज में बुद्धिजीवी वर्ग अर्थात वकील, डॉक्टर, अध्यापक एवं व्यापारी आदि का सम्मान नहीं था। अतः फ्रांस की मध्यम वर्गीय धनी एवं शिक्षित जनता कुलीन वर्ग के लोगों तथा चर्च के उच्च अधिकारियों से सदैव द्वेष रखती थी। अतः क्रांति प्रारंभ होते ही प्रति वर्ग ने, संपूर्ण जनता ने उसको अपना समर्थन दिया, यानी जनता चाहती थी कि ये शासन खत्म हो। फिर इसमें दार्शनिक लोगों ने, इसके जो लेखक और थे, इनके क्या विचारों का प्रभाव पड़ा। फ्रांस जैसी दशा यूरोप के लगभग अन्य सभी देशों में थी। फ्रांस के दार्शनिक और लेखकों ने क्रांतिकारी विचारों के परिणाम स्वरूप फ्रांस में सबसे पहले फ्रांस के लेखकों और दार्शनिक विचारों ने राज्य के खिलाफ क्रांति की भावना का बीजारोपण किया, यानी लेखकों ने और विचारकों ने, है ना, इस प्रकार के लेख लिखे जो जनता के अंदर एक नई भावना का संचार हुआ। इसे मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो आदि दार्शनिकों ने फ्रांस की क्रांति को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी इन दार्शनिक लोगों को प्रेरित किया, यानी ये इस प्रकार का शासन हमारे ऊपर अत्याचार है और इसको हमें खत्म करना चाहिए। तात्कालिक कारण, 5 मई 1789 ईस्वी को लुई सोल्वे द्वारा नए कर लगाने से स्टेट जनरल के अधिवेशन की तिथि निर्धारित की गई। इस बैठक में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, परंतु तृतीय स्टेट के
प्रतिनिधि इस मत से सहमत नहीं थे। उनका मत था कि इस बार संपूर्ण सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। इस बात से सम्राट लुई 16वां सहमत नहीं हुआ। उसको पता था कि ये लोग क्या है, जो जनसाधारण वर्ग वो है, वो मुझे वोट नहीं देगा। अतः तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि विरोध स्वरूप सभा से बाहर चले गए। इस बात से फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। यानी अधिकतर लोग नहीं चाहते थे कि लुई 16 वहाँ का शासक बने। फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के लिए किन समूह में निराशा हुई? हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे अब। सन 1790 में हुई फ्रांस की क्रांति ने समाज के निम्न वर्ग जैसे मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, है ना, शिक्षित है ना, शिक्षित को सबसे अधिक लाभ हुआ। इस वर्ग के लोगों ने फ्रांस की जनसंख्या के लगभग 90% किसान सम्मिलित थे। इस क्रांति के द्वारा उच्च वर्ग के लोग राज परिवार, पादरियों तथा सामंतों को सत्ता छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। फ्रांस की क्रांति से कुलीन वर्ग के लोगों को अत्यधिक निराशा हुई, क्योंकि उनको पता था कि वो आराम से रह रहे थे, उन्हें किसी प्रकार का टैक्स आदि नहीं देना पड़ रहा था। इस वर्ग के लोगों की जमीनें जब्त कर ली गई और उन सभी विशेषाधिकार उनके समाप्त कर दिए गए। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? सन 1790 ईस्वी में हुई फ्रांस की क्रांति के 19वीं एवं 20वीं सदी की दुनिया के लिए निम्न प्रभाव पड़े। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप के अन्य देशों जैसे जर्मनी, इटली आदि में राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हुआ, जिससे स्वेच्छाचारी शासन की समाप्ति हुई तथा सभी देशों के मनुष्यों को समानता पर बल दिया गया। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप विश्व के लोगों में सामंतवाद के विरुद्ध आंदोलन को एक नई दिशा मिली और सामंतवाद का स्थान प्रजातंत्र ने ले लिया। इस क्रांति ने प्रचलित कानूनों को रूप बदल दिया, सामाजिक मान्यताएं बदल डाली और आर्थिक ढांचे में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन किए। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप अन्य देशों के शासक वर्ग ने सजगता दिखाते हुए अपनी जनता का अधिकार से अधिक से अधिक कल्याण करने का प्रयत्न करना प्रारंभ कर दिया। इस क्रांति से भारत सहित अनेक अफ्रीकी एवं एशियाई देशों में स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा मिली। अब प्रश्न है, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हुए हैं, जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से है। यानी आज हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो उनका हमें उद्गम कहाँ से हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांसीसी क्रांति ही प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सभी जनवादी अधिकारों की उत्पत्ति का स्रोत है। स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व फ्रांसीसी क्रांति के मार्गदर्शन के सिद्धांत हैं। हमारे देश के संविधान ने स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शोषण के विरुद्ध अधिकार और छठा है संवैधानिक मूल उपचारों का अधिकार। इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर्विरोध थे? हाँ, मैं इस तर्क से सहमत हूँ कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में विभिन्न प्रकार के निम्नांकित अंतर्विरोध थे। कौन कौन से थे? सार्वभौमिक अधिकारों के अंतर्गत सभी को समान अधिकारों की बातचीत तो की गई, लेकिन महिलाओं एवं शोषित वर्ग के विकास एवं आरक्षण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।
सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में शोषण के प्रतिरोध का अधिकार तो दिया, लेकिन दास प्रथा, जातीय प्रथा, रंगभेद आदि को समाप्त करने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए। सार्वभौमिक अधिकारों के अंतर्गत कानून सम्मत अधिकार प्रदान किए गए, लेकिन कानून बनाने का अधिकार कुछ ही चुने हुए लोग हैं, जिसमें शोषित एवं दमित वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व मिलना आसान नहीं है, क्योंकि उनके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें सार्वजनिक शिक्षा के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है, यानी ये कमियां रही है। इन जो एक सार्वजनिक भौतिक जो हमें अधिकार दिए उनमें से ये कमियां बताई गई। इसमें व्यापार तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया है। सभी देशों में एक निश्चित आयु के पूर्व लोगों को मताधिकार नहीं दिया गया। फ्रांस में 25 या इससे अधिक उम्र के उन्हीं पुरुषों को मताधिकार दिया गया सरकार को कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर के कर के रूप में भुगतान करते हैं। वर्तमान में तो ये कानून नहीं है, अब तो हर 18 वर्ष का व्यक्ति वोट डाल सकता है। इन अधिकारों का सबसे बड़ा दोष यह है कि इनके साथ मानव के कर्तव्य निश्चित नहीं किए थे, अतः कर्तव्य के बिना का अधिकार महत्वहीन है। अंत में यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक शिक्षा का अधिकार न होना तथा व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार न होना एवं एक निश्चित आयु के बाद ही सभी को मताधिकार प्राप्त न होना इन अधिकारों के अंतर्वृत्त को प्रकट करता है। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? जैकोबिन सरकार के पतन, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद एक नया संविधान बना। इस संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका जिसे डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। डायरेक्टरी के सदस्य अक्सर विधान परिषद में झगड़ते रहते थे। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर नेपोलियन सेना की मदद से तानाशाह बन गया और सन 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसकी शासन असीम एवं निरंकुश था। वह संपूर्ण यूरोप पर शासक बनना चाहता था, है ना। शासन के स्वरूप में उसके फ्रांस के कुशल एवं सक्षम शासन की व्यवस्था स्थापना की। फ्रांसीसी जनता की को क्रांति से उत्पन्न अराजकता से मुक्ति दिलाई। नेपोलियन ने शिक्षा को बढ़ावा दिया और व्यापार एवं उद्योग को सुधारने के लिए उपयुक्त कदम उठाए। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए और दशमलव पद्धति आधारित नापतोल की एक नई प्रणाली अपनाई। ये दशमलव नापतोल की पद्धति का जनक किसको माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। प्रारंभ में तो जनता ने नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उसने जनता को स्वतंत्रता मिलने की उम्मीद थी, परंतु शीघ्र ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार सन 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसकी हार हुई। नेपोलियन के क्रांतिकारी विचार जैसे स्वतंत्रता एवं आधुनिक कानूनों की धारणा ने यूरोप के लोगों पर एक अमिट छाप छोड़ी। अब इसके कुछ छोटे प्रश्न हैं जो हम देख लेते हैं। बुर्बोर राजवंश का कौन सा व्यक्ति 1774 में फ्रांस की गद्दी पे बैठा? तो इसका आंसर है लुई 16। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? सन 1804 में। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1790 में। राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों का किसने विरोध किया? जॉन लॉक ने। वाटरलू की लड़ाई में किसकी पराजय हुई? नेपोलियन की। धन्यवाद। अगला हम कल पढ़ेंगे।